नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आप सभी का अपने चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम कर रही हूँ। पिछला वीडियो ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी पे था, जिसमें आप लोगों ने समझा कि किस तरह से सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट का ओरिजिन हुआ, उसकी विकास यात्रा कैसी हुई और उसका प्रोफेशनल रूप कैसा हुआ। आज जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो ज़रूर बेसिक का लेकर के आऊँगी, पर और बाकी वीडियोस का मुझे अभी समय नहीं मिल पा रहा है। पर बेसिक के वीडियो में मैं आज स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी लेके आई हूँ, जिसे हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी के रूप में भी देख सकते हैं। विषय वस्तु समाजशास्त्र की क्या होनी चाहिए, इस पे लेकर के बहुत वाद विवाद रहा है। कुछ जो स्कूल ऑफ थॉट हैं वो सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट हैं और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो है फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट। इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट के जो मानने वाले हैं, फॉलोवर्स जो हैं, उन सभी की विचारधाराएं अलग अलग हैं, सभी की सोच अलग है कि सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर को क्या होना चाहिए। दोनों ही स्कूल ऑफ थॉट में मतभेद है। तो इस पे हम विस्तार से इस वीडियो को लेकर के आगे बढ़ेंगे, विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे कि सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट क्या बोलता है और फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट क्या बोलता है। इसको हिंदी में हम समन्वयात्मक संप्रदाय और स्वरूपात्मक संप्रदाय कहते हैं। बहुत सारे बच्चों को इस पे कंफ्यूजन होता है, बहुत माइन्यूटली वो समझ नहीं पाते हैं कि सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है और फॉर्मलिस्टिक या आप जिसे समन्वयात्मक संप्रदाय कहा जाता है वो क्या कहता है। तो चलिए आज अपने इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पूरा कंप्लीट सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा, छोटे छोटे नोट्स को आप राइट डाउन कर लीजिएगा जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, और कंप्लीट नोट्स भी इस पर आप तैयार कर लीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन को आप प्रेस करके अपने कमेंट्स को देना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। ये हमारा वीडियो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी या सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु पर आधारित है कि समाजशास्त्र विषय का अध्ययन क्षेत्र क्या है और विषय वस्तु क्या है। इन दोनों को मैंने यहाँ पर एक साथ एक्सप्लेन किया है, पर बेसिक डिफरेंस है। आप समझिए कि जो अध्ययन क्षेत्र होता है, जो स्कोप होता है, उसे अगर हमें डिस्क्राइब करना होगा तो उन संभावित सीमाओं से, मतलब ऐसे लिमिट से है जहाँ तक किसी विषय का अध्ययन किया जा सके। ठीक है, किसी भी विषय का कहाँ तक हम अध्ययन कर सकते हैं, ये उसका अध्ययन क्षेत्र कहलाता है। और जब बात होती है विषय वस्तु की, सब्जेक्ट मैटर की, तो ये उस निश्चित सीमा से संबंधित है जिसके अंदर रहकर इसका वास्तव में समाज वैज्ञानिक अध्ययन क्षेत्र करते हैं। मतलब एक लिमिट में रह करके, एक सीमा में रह करके जब हम समाज वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, सोशल साइंटिफिक स्टडी करते हैं, तो उसे हम विषय क्षेत्र कहते हैं, विषय वस्तु कहते हैं, सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। तो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि स्कोप और सब्जेक्ट मैटर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब बेसिकली मैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर एग्जाम में सब्जेक्ट मैटर भी आता है तो आप इसको ऑलमोस्ट ये ही सारी चीज़ें आप लिखेंगे। तो स्कोप मीन्स एरिया ऑफ स्टडी, फील्ड ऑफ इंक्वायरी और द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, स्कोप को मैंने यहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट मैटर लिखा, पर माइन्यूट डिफरेंस दोनों के बीच में यही है। आप जानते हैं कि ईच सब्जेक्ट हैज़ इट्स ओन फील्ड ऑफ स्टडी। हर सब्जेक्ट का, हर एक विषय का अपना फील्ड ऑफ स्टडी होता है। हर विषय की एक अपनी सीमा होती है कि उसे कहाँ क्या अध्ययन करना है, कैसे अध्ययन करना है, ये सारी सीमाएं होती हैं। उसी तरह सोशियोलॉजी की भी अपनी एक सीमा है। Study of sociology is organized with a specific boundaries which is known as scope of sociology। अभी मैंने आपको बताया कि जिस एक सीमा में कोई भी विषय बंधा होता है कि उस संभावित सीमाओं तक उसका अध्ययन करना होता है, उसे हम स्कोप ऑफ स्टडी कहते हैं। तो सोशियोलॉजी की भी अपने कुछ स्कोप है, मतलब सोशियोलॉजी कहाँ तक अध्ययन करेगा, किन किन चीज़ों का अध्ययन करेगा, ये डिसाइड किया गया इसमें। और इसमें बहुत कन्फ्लिक्ट है कि क्या होना चाहिए।
एलेक्स इंकल्स की बुक एक आती है, बहुत ज़्यादा एक ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जाता है और ऐसे भी पूछा जाता है। तो एलेक्स इंकल्स की एक बुक है व्हाट इज सोशियोलॉजी। उसमें इन्होंने बताया है कि सोशियोलॉजी इज अ साइंस टू स्टडी अ चेंजिंग सोसाइटी। ठीक है, एक परिवर्तनशील समाज का अध्ययन जो विज्ञान करे उसे हम सोशियोलॉजी कहेंगे, उसे हम समाजशास्त्र कहेंगे। ठीक है, तो सोशियोलॉजी इज अ साइंस टू स्टडी अ चेंजिंग सोसाइटी, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू क्लियरली डिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ इट्स फील्ड ऑफ स्टडी, but on the basis of opinions of different thinkers, the scope or field of sociology is divided into two school of thought. तो इस पे हमेशा से डिबेट उठा कि हम जो समाजशास्त्र विषय है उसके अध्ययन क्षेत्र को सीमा में नहीं बांध सकते। ठीक है, कहा गया क्योंकि ये परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है और समाज हमेशा परिवर्तित हो रहा है, नई नई चीजें हमेशा समाज में दिखाई दे रही हैं, तो हम एक अध्ययन करके वही रिजल्ट हम सब पे लागू करें, ये कैसे पॉसिबल होगा। इसीलिए इसके अध्ययन क्षेत्र की सीमा को स्पष्ट रूप से हम निर्धारित कर नहीं सके, परंतु अभी भी मतलब शुरू से ही विभिन्न विचारकों में इसको लेकर के मतभेद है। विभिन्न जो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं उनके ओपिनियन को लेकर के डिबेट है, और इस डिबेट के आधार पे जो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है, ठीक है, समाजशास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र है, विषय क्षेत्र है, उसे हम दो हिस्सों में बांटते हैं। एक आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक फॉर्मलिस्टिक और स्पेशलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट और दूसरा सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट। एक आता है फॉर्मलिस्टिक स्कूल जिसको हम स्वरूपात्मक संप्रदाय कहते हैं, और सिंथेटिक स्कूल जो है वो है समन्वयात्मक संप्रदाय। अब एक एक करके हम एक एक स्कूल के बारे में पढ़ते हैं कि सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट के सपोर्टर्स कौन कौन से हैं और सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है। तो एकदम जितना अभी तक आप लोगों ने पढ़ा उसमें आप लोगों ने कुछ चीज़ें देखी कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी जो है उसको हम लिमिट में नहीं रख सकते, क्योंकि जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है वो चेंजिंग सोसाइटी का स्टडी कर रहा है, और चेंजिंग सोसाइटी की स्टडी को हम लिमिट में नहीं बांध सकते। और इस आधार पे हमेशा से विचारकों के बीच में मतभेद होता रहा कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु आखिर होनी क्या चाहिए, सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट में आखिर हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। इसको लेकर के दो स्कूल ऑफ थॉट बनते हैं। एक बनता है फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट जिसको हम स्वरूपात्मक संप्रदाय कहते हैं, और दूसरा बनता है सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट समन्वयात्मक संप्रदाय। और अभी तक आपने एक किताब के बारे में जाना, एलेक्स इंकल्स की बुक व्हाट इज सोशियोलॉजी। अब हम स्टार्ट करते हैं सिंथेटिक स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है, समन्वयात्मक संप्रदाय क्या कहता है। पहले हम समन्वयात्मक संप्रदाय समझेंगे, फिर हम स्वरूपात्मक संप्रदाय समझेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल we are going to learn the concept of formalistic school of thought, and then first of all we are going to learn synthetic school of thought and then formalistic school of thought। अब सिंथेटिक स्कूल क्या कहता है, समन्वयात्मक संप्रदाय क्या कहता है। It tries to make sociology a synthesis of the social science or a general science। ठीक है, ये जनरल साइंस के रूप में इस सोशियोलॉजी को स्थापित करने की कोशिश करता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ऑफ थॉट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज वेरी वाइड एंड ऑल इंक्लूसिव। देखिए, एकदम समन्वयात्मक नाम से ही आप समझ रहे हैं, सिंथेटिक नेम से ही समझ रहे हैं कि समन्वय कर लेना, मतलब कई चीज़ों को इसमें मिला देना। तो इनके अनुसार जो समन्वयात्मक संप्रदाय वाले लोग हैं, सिंथेटिक स्कूल वाले जो लोग हैं, ये सोशियोलॉजी को बहुत वाइड रेंज में प्रस्तुत करते हैं। ये समाजशास्त्र की विषय वस्तु को बहुत वाइड रेंज में प्रेजेंट करते हैं, और साथ में ये कहते हैं ऑल इंक्लूसिव, मतलब इसमें कई चीज़ों का समावेश होगा। और इस स्कूल के जो सपोर्टर्स हैं वो ज़्यादातर ये मानते हैं कि सोशल लाइफ आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, जो हमारा सामाजिक जीवन है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
अगर हम किसी एक का अध्ययन करेंगे और दूसरे पक्ष को छोड़ देंगे तो ये हमारा अधूरा ज्ञान होगा, किसी भी चीज को समझने का जो मूल होगा वो अधूरा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनका कहना है कि सोशल लाइफ्स आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, वी कांट अंडरस्टैंड सोसाइटी विद द स्टडी ऑफ वन एस्पेक्ट ओनली। आप देख रहे हैं कि जो हमारा सामाजिक जीवन है उसमें अर्थ की भी अपनी प्रधानता है, पॉलिटिकल लाइफ का भी इम्पोर्टेंस है, एजुकेशन का भी इम्पोर्टेंस है, रिलीजन का भी इम्पोर्टेंस है, फिलॉसफी का भी इम्पोर्टेंस है, वैल्यूज मोरालिटी का भी इम्पोर्टेंस है। तो हाउ कैन वी लेफ्ट वन एस्पेक्ट and include another aspect because all the aspects are interrelated with each other। ठीक है, तो हमें सभी की स्टडी करनी होगी। सोशियोलॉजी स्टडीज द होल ऑफ सोशल लाइफ। ठीक है, हेंस इट्स स्कोप इज वेरी वाइड। इसीलिए ये कहते हैं कि समाज शास्त्र जो है इसमें सभी चीज इंक्लूसिव है, इसलिए इसका जो अध्ययन क्षेत्र है, इसका जो विषय क्षेत्र है वो बहुत वाइड है, बहुत चौड़ा है, बहुत बड़ा है। The supporter of this school accepted the nature of society is like a living organism। आपने स्पेंसर की थ्योरी पढ़ी है ना, स्पेंसर भी जो सोसाइटी होता है उसको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जैसे हमारी बॉडी है, मान लीजिए वी आर ऑल्सो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या है, वी हैव डिफरेंट पार्ट्स एंड ऑल द पार्ट्स हैव डिफरेंट फंक्शन बट all the parts are interrelated with each other also। ठीक है, हमारे अलग अलग अंग हैं, सभी अंग अपने अपने अलग अलग कार्य करते हैं, पर हर अंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कैसे? क्योंकि अगर हार्ट में प्रॉब्लम आती है तो पूरी बॉडी इफेक्टेड हो जाती है, लंग्स में प्रॉब्लम आती है तो भी पूरी बॉडी इफेक्टेड होती है। ऐसा नहीं ना कि लंग्स में प्रॉब्लम आई तो सिर्फ लंग्स इफेक्टेड है तो हमारे ऊपर कोई असर नहीं है, ऐसा तो है नहीं, पूरी बॉडी इफेक्टेड होती है। लाइक सेम सोसाइटी इज ऑल्सो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। समाज के भी अलग अलग अंग होते हैं, समाज के भी अलग अलग हिस्से होते हैं। जैसे समाज में एसोसिएशन होता है, इंस्टीट्यूशन होता है, फैमिली होता है, इकोनॉमी सिस्टम होता है, पॉलिटिकल सिस्टम होता है, एजुकेशनल सिस्टम होता है। सारे सिस्टम्स अलग अलग काम करते हैं बट सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। तो अगर हम किसी एक हिस्से का स्टडी करते हैं और दूसरे हिस्से को छोड़ देते हैं तो वो हमारी स्टडी जो है वो दैट इज इनकम्प्लीट, वो इनकम्प्लीट स्टडी होगी। इस तरह से जो सिंथेटिक स्कूल के सपोर्टर्स हैं वो इसे बता रहे हैं। For proper analysis of any part of society, it is necessary that all the analysis be done relative to the other organs। अभी मैंने यही बताया कि अगर हमें किसी एक की स्टडी करनी है तो हमें बाकी एस्पेक्ट को भी लेकर के चलना होगा, बाकी और व्यवस्थाओं को भी देखना होगा। जैसे मैक्स वेबर का एक बहुत बड़ा स्टडी है रिलीजन पे, ठीक है, कैपिटलिज्म और रिलीजन, इस पे ये कंपैरेटिव स्टडी करते हैं अपनी बुक द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इस पे इन्होंने रिलीजियस मोरालिटी और डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को कंपेयर किया कि किस तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास के पीछे धार्मिक मान्यताएं हैं, धार्मिक नैतिकता है। तो ये पूरी वेबर की स्टडी है, बहुत अच्छी थ्योरी है इनकी सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन पे। तो कभी मौका मिलेगा मैं ज़रूर इस पे वीडियो बनाऊंगी। तो इस तरह से आप देखिए कि अगर हमें कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर को समझना है तो वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड द रिलीजियस मोरालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, वो भी हमें समझना बहुत ज़रूरी होगा। इस तरह से जो सिंथेटिक स्कूल वाले हैं वो पूरे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेकर के समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब जो थिंकर्स हैं, जो इस सिंथेटिक स्कूल के जो थिंकर्स हैं, दे बिलीव दैट एवरी सोशल साइंस डेवलप्ड सो फार स्टडीज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी सच एज पॉलिटिकल साइंस स्टडीज पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। अभी तक जो इस सिंथेटिक स्कूल के मानने वाले लोग हैं उनका कहना है कि सोशल साइंसेज में और जो विषय जन्म लिए, जैसे पॉलिटिकल साइंस सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को देखता है, इकोनॉमिक्स रिलेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। थ्रू दिस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एनालाइज द जनरल नीड ऑफ सोशल लाइफ। तो
अगर पॉलिटिकल सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को देख रहा है, इकोनॉमिक्स सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को देख रहा है, तो एक ऐसे विषय का निर्माण करना होगा जो सारे सामाजिक जीवन को का अध्ययन कर सके। तो इस तरह से सोशियोलॉजी नीड्स टू बी डेवलप एज अ जनरल साइंस। तो जो सिंथेटिक स्कूल वाले हैं वो सोशियोलॉजी को एक जनरल साइंस के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, एक सामान्य विज्ञान के रूप में, न कि एक स्पेशल विज्ञान के रूप में। तो याद रखिएगा कि सिंथेटिक स्कूल नाम से ही लग रहा है कि समन्वयात्मक, मतलब कि इसमें कई चीज़ों का समन्वय होगा, कई सारे एस्पेक्ट्स को, सोशल लाइफ से जुड़े कई सारे एस्पेक्ट्स को हमें समझना होगा। इस तरह से सब्जेक्ट मैटर सोशियोलॉजी का तय होगा। ठीक है, अब जो सिंथेटिक स्कूल के जो मेन एडवोकेटीज हैं उसमें हम पढ़ते हैं एमिल दुर्खाइम को, मॉरिस गिन्सबर्ग, एल.टी. हॉबहाउस, P.A. सोरोकिन, कार्ल मेनहाइम, एलेक्स इंकल्स, जो अभी मैंने नाम पढ़ा, और बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्टर्स हैं सिंथेटिक स्कूल के। तो इसमें हम लोग कुछ थिंकर्स को, कुछ स्कॉलर्स को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें पहला हम लोग समझने जा रहे हैं एमिल डर्कहाइम को। पूरा मैं एमिल डर्कहाइम की थ्योरी यहाँ नहीं बताऊंगी, मैं बताऊंगी कि एमिल डर्कहाइम किस तरह से सिंथेटिक स्कूल के सपोर्ट में बोलते हैं। ठीक है, The main advocates of synthetic school, Durkheim opines that the scope of sociology has 3 main divisions or field of study. ठीक है, इनका कहना है कि जो एमिल दुर्खाइम है वो समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सभी विशेषताओं का समावेश करते हैं, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, जिसको इन्होंने सोशल फैक्ट नाम दिया है, सामाजिक तथ्य नाम दिया है। पूरा सोशल फैक्ट की दुर्खाइम की थ्योरी है, ठीक है, अलग से है, पर मैं अभी यहाँ पर बता रही हूँ कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु में उन सभी विशेषताओं का समावेश किया है दुर्खीम ने, जिन्हें हम सामाजिक तथ्य कहते हैं, सोशल फैक्ट कहते हैं। ठीक है, पहले समझे कि सामाजिक तथ्य क्या है। तो सामाजिक तथ्य कार्य करने अथवा व्यवहार करने का वह ढंग है जिसमें व्यक्ति पर एक बाहरी दबाव डालने की क्षमता होती है। ठीक है, मतलब सोशल फैक्ट क्या है कि हमारे कार्य करने का या व्यवहार करने का, कि किस तरह का हम व्यवहार कर रहे हैं जिसमें व्यक्ति पर एक बाहरी दबाव डालने की क्षमता होती है, इसे हम सोशल फैक्ट कहते हैं। ठीक है, तो डर्कहाइम के, अब जब आप सोशल फैक्ट को थोड़ा सा समझे, उसी तरह डर्कहाइम ने कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, सामूहिक प्रतिनिधान की भी अवधारणा दी है। तो मेनली इतना आप यहाँ पर अभी ये समझे कि डर्कहाइम ने सिंथेटिक स्कूल का एडवोकेसी किया है, उन्हें सपोर्ट किया है, और उनका मानना है कि जो समाजशास्त्र की विषय वस्तु जो होनी चाहिए वो सामाजिक तथ्य के आधार पे होनी चाहिए, सोशल फैक्ट के आधार पे होनी चाहिए। और सोशल फैक्ट वो सभी कार्य करने और व्यवहार करने का वो सभी तरह का ढंग होता है जिसमें व्यक्ति पर बाहरी दबाव पड़ता है। और उन्होंने स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को 3 मेन डिविजन्स या फील्ड ऑफ स्टडी में बांटा है, 3 प्रमुख भागों में बांटा है। मतलब दुर्खीम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को 3 डिवीजन में बांटा है। सोशल मॉर्फोलॉजी, ठीक है, इसको सामाजिक स्वरूप शास्त्र कहते हैं। सेकंड है सोशल फिजियोलॉजी, सामाजिक शरीर शास्त्र। और तीसरा स्कोप जो बताया, 3 भागों में जो बताया उसमें उन्होंने सामान्य समाजशास्त्र, जनरल सोशियोलॉजी टर्म दिया है। तो एमिल दुर्खीम ने स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को 3 मेन डिवीजन में बांटा, सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी एंड जनरल सोशियोलॉजी। ओके, अब एक एक करके हम समझते हैं कि सोशल मॉर्फोलॉजी क्या होता है। सोशल मॉर्फोलॉजी में वो सारी ही चीज इंक्लूड होती हैं, मतलब इंक्लूड ऑल दो सब्जेक्ट्स विच आर फंडामेंटली ज्योग्राफिक, जो कि मतलब इसके अंतर्गत जीवन पर भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव और सामाजिक संगठन से उसके संबंध का अध्ययन किया जाता है। मतलब हमारे जीवन पे जो भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव होता है, ज्योग्राफिक जो हमारे ऊपर इफेक्ट होता है, वो सारी चीज़ों का प्रभाव हम इसके अंदर पढ़ते हैं। जैसे पॉपुलेशन का क्या इफेक्ट है,
साइज का क्या इफेक्ट है, डेंसिटी का क्या इफेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन का क्या इफेक्ट है, मॉर्बिलिटी का क्या इफेक्ट है, ये सारी ही चीज़ों का अध्ययन हम करते हैं कि जनसंख्या का घनत्व व विभिन्न स्थानों पर जनसंख्या का वितरण, ये सब इसके अंतर्गत पढ़ा जाता है, सोशल मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत। याद रखिएगा, सामाजिक स्वरूप शास्त्र के अंतर्गत। सेकंड है सोशल फिजियोलॉजी। ठीक है, सोशल फिजियोलॉजी इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल दो सब्जेक्ट्स दैट आर स्टडीड बाय पर्टिकुलर सोशल साइंसेस। ठीक है, ये उन विषयों तथा समस्याओं का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। याद रखिएगा कि उन विषयों या समस्याओं का अध्ययन किया जाता है जो समाज रूपी शरीर का निर्माण करने और उसे समझने के लिए आवश्यक है। समाज रूपी शरीर, मैं सिर्फ शरीर की बात नहीं कर रही हूँ, समाज रूपी शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक है, जैसे रिलीजन, इकोनॉमी, लैंग्वेज, मॉरल्स, ये सारे विषय इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कानून, धर्म, भाषा, पारिवारिक जीवन, ये सब हम इसमें स्टडी करते हैं सोशल फिजियोलॉजी में। ठीक है, अब जो तीसरा आता है सामान्य समाजशास्त्र, जनरल सोशियोलॉजी। यह समाजशास्त्र की विषय वस्तु को स्पष्ट करने वाली एक महत्वपूर्ण शाखा है। याद रखिएगा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, और इसके अंतर्गत हम सामाजिक तथ्यों को सामान्य रूप को ज्ञात करते हैं, मतलब एक जनरल पार्ट हम इसमें डालते हैं। इट इज द फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी एंड इट्स फंक्शन इज टू डिस्कवर सोशल फैक्ट्स एंड फॉर्मुलेट जनरल सोशल लॉज। तो इसका कार्य क्या है कि सामाजिक तथ्यों के सामान्य रूप को ज्ञात करना और उन सामान्य नियमों की खोज करना जो अन्य सामाजिक विज्ञानों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसे लॉज की खोज करना जो दूसरे सोशल साइंस के विषयों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से डर्कहाइम ने स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को 3 हिस्सों में बांटा, सोशल मॉर्फोलॉजी में, सोशल फिजियोलॉजी में एंड जनरल सोशियोलॉजी में। तो आप देखिए कि इस तरह से ऑल इंक्लूसिव वाला जो कॉन्सेप्ट है सिंथेटिक स्कूल का, कि सभी चीज़ों का समावेश करना, वो सारी चीज़ें इसमें आ गई। जैसे सोशल मॉर्फोलॉजी में आप देख लीजिए कि ज्योग्राफिक जो भौगोलिक रूप से भौगोलिक पर्यावरण जो हमारे पर प्रभाव डालते हैं उसका भी अध्ययन हो गया। सोशल फिजियोलॉजी में वो सारी चीज़ों का अध्ययन हो गया जो कि पर्टिकुलर सोशल साइंस के हैं। ठीक है, और जिसमें हम ये कह सकते हैं कि समाज रूपी शरीर का निर्माण करने के लिए जो चीज़ उत्तरदायी है, जैसे इकोनॉमी, लैंग्वेज, मॉरल्स, रिलीजन, ये सारी चीज़ें आ गई। और जनरल सोशियोलॉजी में हम सारी उन चीज़ों को पढ़ लेते हैं जो कि एक सामान्य रूप को ज्ञात करने के लिए ज़रूरी है, जिससे कि दूसरे मतलब एक जनरल लॉज की खोज करना जो कि अन्य सामाजिक विज्ञानों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से डर्कहाइम ने इन 3 तरह के स्कोप को एक्सप्लेन किया एंड ही ऑल्सो एक्सेप्टेड दैट सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। देखिए, ये पूरी अलग अलग डर्कहाइम की थ्योरी है, सोशल फैक्ट की थ्योरी है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की थ्योरी है। और आप जान रहे हैं कि कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन को क्यों इन्होंने स्वीकार किया, क्योंकि कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन में किसी समाज में मिलने वाले सभी, कोई भी एक सोसाइटी होगा जिसमें हर तरह के मूल्य मिलेंगे, मानदंड मिलेंगे, विश्वास मिलेंगे, परंपराएं मिलेंगी, सारे ही चीज़ जहाँ पर मिलेंगे और जिसमें सामूहिकता का समावेश होगा, मतलब समूह के सदस्य, एक समूह के सारे सदस्य जिसमें हामी भर देंगे, जिसको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसको सामूहिक प्रतिनिधान कहा जाता है। तो सोशियोलॉजी सामूहिक प्रतिनिधान का स्टडी है। तो कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन में सारी चीज़ें आ गई। दैट मीन्स कि डर्कहाइम ने कहीं ना कहीं से सिंथेटिक स्कूल का ही सपोर्ट किया है। तो ये डर्कहाइम का हम लोगों ने सिंथेटिक स्कूल को समझा और जाना। अब मैंने यहाँ पर डर्कहाइम्स की कुछ इंपॉर्टेंस बुक भी दी है, बहुत सारी डर्कहाइम की बुक है। इट इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज कि आपको पता होना चाहिए कि डर्कहाइम की कौन कौन सी बुक है। सडन कोई पूछ दिया कि बताइए 4 बुक किताबें बता दीजिए डर्कहाइम की, तो यू हैव टू नो दैट, आपको ये चीज़ आनी चाहिए। जैसे सुसाइड,
division of labor in society, elementary forms of religious life, the rules of sociological method, education and sociology, sociology and philosophy, professional ethics and civic methods, ऑन मोरालिटी एंड सोसाइटी। ये सारे इंपॉर्टेंट किताबें डर्कहाइम की। इसके अलावा भी डर्कहाइम की बहुत सारी किताबें, पर मैंने यहाँ पर इन कुछ किताबों को दिया है। अब आगे हम चलते हैं अलग थिंकर्स की पे जो सिंथेटिक स्कूल के सपोर्टर्स में से आते हैं। नेक्स्ट है एल.टी. हॉबहाउस। एल.टी. हॉबहाउस जो है वो इंग्लिश सोशियोलॉजिस्ट है, मेनली फेमस इंग्लिश सोशियोलॉजिस्ट है। इंग्लिश मतलब आप समझ जाइए कि ब्रिटेन के। तो एंड होल्ड सिमिलर ओपिनियन लाइक डर्कहाइम अबाउट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। इन्होंने स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को लेकर के समहाउ डर्कहाइम के ही ओपिनियन को एक्सेप्ट किया, इसीलिए ये भी सिंथेटिक स्कूल के फॉलोवर्स में से आते हैं। और अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार सोशियोलॉजी इज अ साइंस विच शो सोशल लाइफ ऑफ मैन एज इट्स स्फेयर। आप जानिए एल.टी. हॉबहाउस क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि समाजशास्त्र एक ऐसे विज्ञान के रूप में स्थापित है। ठीक है, समाजशास्त्र एक ऐसे विज्ञान के रूप में स्थापित है जिसमें उसका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में जो सार तत्व छुपे हुए हैं, ठीक है, अलग अलग जो सामाजिक विज्ञान है उसमें जो सार तत्व छुपे हुए हैं उसका पता लगाना और उसको जनरलाइज्ड कर देना, ये हॉबहाउस ऐसा कहते हैं। ठीक है, एंड इनका ये भी कहना है कि सोशियोलॉजी शुड इंटरप्रेट सोशल लाइफ एज अ होल। और इनका कहना है कि समाजशास्त्रियों को जो भी सामाजिक जीवन है उसके होल का पता लगाना, कंप्लीट पता लगाना, कि क्योंकि सोशल लाइफ पे आप जानते हैं कि बहुत चीज़ों का असर पड़ता है, तो उन सारे ही फैक्टर्स का हमें पता लगाना चाहिए। सोशियोलॉजिस्ट का ये रोल होना चाहिए। एंड वाइल स्टडीइंग द पार्ट्स, और जब हम इन पार्ट्स का अध्ययन करें, पार्ट्स मतलब जैसे मैंने अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल दे करके बताया था, तो उसी तरह सोसाइटी के भी अलग अलग पार्ट्स हैं। तो हम जब इस पार्ट्स का स्टडी करें तो हमें इन्हें को रिलेट करके स्टडी करना चाहिए, मतलब एक दूसरे से जोड़ करके पता करना चाहिए, और फिर सोसाइटी का एज अ होल स्टडी करना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी पे हर चीज़ों का असर होता है। बस आप वो स्पेंसर का लिविंग ऑर्गेनिज्म वाला कंसेप्ट याद कर लीजिए तो आप सिंथेटिक स्कूल समझ जाएंगे कि जिस तरह से सोसाइटी अलग अलग हिस्सों से, जिस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग पार्ट से मिलकर के बना होता है, सारे पार्ट इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं पर सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, उसी तरह सोसाइटी भी है, वो बहुत सारे अलग अलग हिस्सों से मिलकर के बनी हुई है। सारे हिस्से अपने अलग अलग काम करते हैं पर सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमें अगर स्टडी करनी होगी सोशियोलॉजी में तो हमें सोसाइटी के सभी हिस्सों का स्टडी करना होगा, तब तो जा करके हम सोसाइटी को एज अ होल समझ पाएंगे। ठीक है, तो एल.टी. हॉबहाउस का कहना है। और इनकी बुक्स भी मैंने यहाँ पर कुछ बुक्स लिखी है जिसमें डेवलपमेंट एंड पर्पस है, लिबरलिज्म है, द लेबर मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, सोशल डेवलपमेंट, इट्स नेचर एंड कंडीशंस, मोरल्स एंड इवोल्यूशन, स्टडी इन कंपैरेटिव एथिक्स, माइंड एंड इवोल्यूशन, प्रॉपर्टी, इट्स ड्यूटीज एंड राइट्स, एंड ऐसे बाय वेरियस राइटर्स। ये बहुत सारी किताबें, एक बार आप इसको बोल बोल के पढ़ लीजिएगा ताकि सडन कभी इन किताबों का नाम आए और पूछ दे कि कौन राइटर है तो आपको क्लिक कर जाएगा कि ये तो एल.टी. हॉबहाउस की ही किताब है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट सोरोकिन की तरफ, P.A. सोरोकिन की तरफ। P.A. सोरोकिन जो हैं वो भी बहुत प्रबल समर्थक हैं सिंथेटिक स्कूल के, एंड इनके अकॉर्डिंग जो है कि सोशियोलॉजी स्टडीज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सोशल रिलेशनशिप, जो सामाजिक संबंध होते हैं। आपने पढ़ा है ना मैकाइवर का डेफिनेशन। मैकाइवर क्या कहते हैं कि समाज जो है वो सामाजिक संबंधों का जाल है, मतलब बहुत सारे सोशल रिलेशनशिप इस सोसाइटी में
हैं और एक जाल की तरह हैं, और इन्हीं सामाजिक संबंधों का जो विषय अध्ययन करे वो समाजशास्त्र है। तो सोसाइटी इज अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड द सब्जेक्ट विच स्टडी दीज वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप इज कॉल्ड सोशियोलॉजी, ऐसा मैकाइवर कहते हैं। तो हेंस कांट बी कॉल्ड एज स्पेशल साइंस। तो हम सोशियोलॉजी को स्पेशल साइंस कैसे कह सकते हैं? हम तो सोशियोलॉजी को जनरल साइंस कहेंगे ना। क्यों? He also subscribed the view that sociology is the synthesis of social science और general science। उन्होंने कहा कि इस तरह से समाज शास्त्र जो विषय है वो स्पेशल साइंस नहीं है। स्पेशल साइंस तो किसी जो स्पेशल साइंस होगा, जो एक विशेष विज्ञान जिस विषय को दर्जा मिलेगा, वो तो किसी स्पेसिफिक चीज़ का स्टडी करेगा। पर सोशियोलॉजी में तो हम पूरे सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। तो how we can called it as a special science? We called it as a general science. And according to him, the scope of sociology includes the study of general feature of social phenomena and the study of relationship between the different aspects of social phenomena। ठीक है, कि जितने भी सामाजिक घटनाएं घट रही हैं उन सभी के एस्पेक्ट्स को हमें समझना होगा, इस तरह से हम समाज को समझ सकेंगे। तो पी.ए. सोरोकिन भी जो हैं वो सिंथेटिक स्कूल के समर्थक हैं, और पी.ए. सोरोकिन की भी बहुत सारी किताबें हैं। उसमें है वेज एंड पावर ऑफ लव, ऑन द प्रैक्टिस ऑफ सोशियोलॉजी, सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, modern historical and social philosophies, hunger as a factor in human affairs, man and society in calamity, the reconstruction of humanity, altruistic love, a systematic source book in rural areas, a long journey, ये इनका ऑटोबायोग्राफी है, and facts and foibles in modern sociology। ये सारी बहुत सारी किताबें जिसमें सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, जब आप सोशल चेंज पढ़ेंगे, सोरोकिन की थ्योरी पढ़ेंगे सोशल चेंज की, तो उसमें सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स किताब अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किताबों में से एक है। अब नेक्स्ट जो स्कूल ऑफ थॉट आता है वो आता है फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, जिसको कि हम स्वरूपात्मक संप्रदाय कहते हैं, फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। इनके जो मेन वो हैं सपोर्टर्स, वो हैं जॉर्ज सिमेल, वॉन वीज, वीरकांट, मैक्स वेबर, स्मॉल, टॉनीज, रॉस, पार्क एंड बर्गेस, और इनके अलावा भी और कुछ सपोर्टर्स भी हैं, पर मेनली इनका नाम स्वरूपात्मक संप्रदाय में आता है, जिसको हम फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं। ठीक है, स्वरूपात्मक संप्रदाय। आगे स्वरूपात्मक संप्रदाय का क्या कहना है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थकों का मानना है कि जिस प्रकार अन्य विज्ञानों की अपनी कोई प्रमुख समस्या अथवा विषय वस्तु होती है, उसी प्रकार समाजशास्त्र की भी होनी चाहिए, तभी यह स्वतंत्र तथा विशेष विज्ञान के रूप में स्थापित हो सकेगा। ठीक है, इनका कहना है कि जैसे हर विषय का, जितने भी समाज विज्ञान के विषय हैं, चाहे वो राजनीतिक विज्ञान हो, इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, सबके अपने अपने विषय वस्तु होते हैं, सब्जेक्ट मैटर होते हैं। उसी तरह से सोशियोलॉजी के भी अपना एक सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। एंड सोशियोलॉजी कैन नॉट स्टडी सोशल लाइफ एज अ होल, हैंस द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज वेरी लिमिटेड। इनका कहना है कि समाजशास्त्र में हम पूरे सोशल लाइफ को नहीं पढ़ेंगे, इसलिए जो समाजशास्त्र है वो वेरी लिमिटेड है, इसका बहुत लिमिटेड एरिया होना है। ठीक है, तो सिंथेटिक स्कूल जहां वाइड एरिया की बात करता है, वो सोशल लाइफ एज अ होल की बात करता है। फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट सोशल लाइफ एज अ होल की बात नहीं करता है, वो सिर्फ एक हिस्से को समाजशास्त्र की अध्ययन विषय वस्तु मानता है, और इस वजह से वो समाजशास्त्र के स्कोप को, सोशियोलॉजी के स्कोप को बहुत लिमिटेड मानता है। और द सपोर्टर ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट ये क्या कहते हैं, सेड दैट
कि जस्ट एट द अदर साइंस हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स एंड सब्जेक्ट मैटर। अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि जैसे अन्य विषयों के अपनी समस्याएं होती हैं तो उनकी अपनी विषय वस्तु होती हैं, तो लाइक सोशियोलॉजी शुड इटसेल्फ ओनली देन इट कैन बी एस्टैब्लिश्ड एज अ इंडिपेंडेंट एंड स्पेसिफिक साइंस। तो समाजशास्त्र की भी अपनी एक विषय वस्तु होनी चाहिए, अपनी एक समस्या होनी चाहिए, और ये एक स्पेसिफिक साइंस के रूप में एस्टैब्लिश होना चाहिए। तो सिंथेटिक स्कूल जनरल साइंस के रूप में स्टैब्लिश होने की बात करता है और फॉर्मलिस्टिक स्कूल एक स्पेसिफिक साइंस के रूप में स्टैब्लिश होने की बात करता है। ठीक है, एक एक करके डिफरेंस आप समझते चलिए। इस आइडियोलॉजी के जो प्रोपोनेंट्स हैं, जो फॉलोवर्स हैं, उनका कहना है कि इफ सोशियोलॉजी बिगिंस टू स्टडी एज द होल सोसाइटी इट विल बी द मिक्सचर ऑफ ऑल साइंसेज एंड देन ओनली जनरल स्टडीज विल बी पॉसिबल एंड नॉट अ स्पेसिफिक। इनका कहना है कि अगर मान लीजिए कि हम इसमें सारे ही विषयों का समावेश कर लें, सारी ही चीज़ों का हम समावेश कर ले, मतलब हर हिस्से को हम पढ़ ले, हर पार्ट को हम सोशियोलॉजी में पढ़ ले, तो ये एक खिचड़ी मात्र रह जाएगा। ये एक जनरल विषय के रूप में सिर्फ स्थापित हो पाएगा, ये एक स्पेसिफिक विषय के रूप में स्थापित नहीं हो पाएगा। ठीक है, इनका ये कहना है। और सीमिल जो इसके बहुत बड़े सपोर्टर हैं, तो सीमिल सेज दैट कि वी शुड चूज अ सब्जेक्ट विच इज़ नॉट ऑलरेडी बीन स्टडीड इन एनी अदर ब्रांच ऑफ साइंस, कि हमें ऐसे विषय वस्तु का चुनाव करना चाहिए जो किसी और भी समाज विज्ञान के विषयों में नहीं पढ़ाए जाते हों, एंड दिस शुड लिमिट अस एट द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशंस। तो अगर ऐसे विषय वस्तु का हम चुनाव करेंगे जो किसी भी विज्ञान या समाज विज्ञान में नहीं पढ़ाए जाते हों, तब जाकर के समाजशास्त्र एक स्पेसिफिक, एक विशिष्ट विज्ञान का दर्जा पा सकेगा। अगर हम सब में जो पढ़ाया जा रहा है उसमें हम समाजशास्त्र को भी पढ़ाने लगे तो ये एक खिचड़ी मात्र रह जाएगा। अब इनके सपोर्टर में सबसे पहले जॉर्ज सीमिल को हम देखते हैं कि फॉर्मलिस्टिक स्कूल इज हेडेड बाय सीमिल, जर्मन ये थे, एंड अकॉर्डिंग टू हिम सोशियोलॉजी शुड कन्फाइन इट्स स्टडी टू फॉर्मल बिहेवियर इंस्टेड ऑफ स्टडिंग एक्चुअल बिहेवियर। सीमिल का कहना है कि समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना होगा। ठीक है, जो स्वरूप है समाजशास्त्र के, उस सामाजिक संबंध के स्वरूपों का सिर्फ अध्ययन करना होगा, उसके हमें अंतर वस्तु का अध्ययन नहीं करना होगा, उसके हमें कंटेंट का स्टडी नहीं करना होगा। तो सीमिल मेक्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड देयर कंटेंट्स। ठीक है, सोशल रिलेशनशिप के फॉर्म्स को, स्वरूप को वो अलग मानते हैं और उसके अंतर वस्तु को, उसके कंटेंट को, कंटेंट अंतर वस्तु मतलब कि जिससे ये सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है, वो उसको अलग मानते हैं और कहते हैं कि हमें फॉर्म्स में और कंटेंट्स में, ठीक है, सोशल रिलेशनशिप के फॉर्म्स और कंटेंट्स में डिफरेंस करना होगा, एंड दैट सोशियोलॉजी शुड कन्फाइन इटसेल्फ इन एक्सप्लेनिंग डिफरेंट फॉर्म्स। और सोशियोलॉजी को हमें सोशल रिलेशनशिप के डिफरेंट फॉर्म्स को एक्सप्लेन करने तक ही रखना होगा, ना कि उसके कंटेंट को भी डील करने के लिए। ठीक है, देखिए दो चीज़ हम जान रहे हैं कि आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं। देखिए, जो सामाजिक संबंध होते हैं, सोशल रिलेशनशिप जो होते हैं, वो दो चीज़ों से बनते हैं। एक उसका स्वरूप होता है, फॉर्म्स होता है, और दूसरा उसकी अंतर वस्तु होती है। उसका अंतर वस्तु मतलब इनर कंटेंट होता है। ठीक है, ये दो चीज़ होती हैं। जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल वाले हैं उनका कहना है कि हमें सोशियोलॉजी का सिर्फ फॉर्म्स पे ध्यान देना होगा, उसके कंटेंट पे, उसके अंतर वस्तु पर ध्यान नहीं देना होगा। ठीक है, आगे इनका कहना है कि सोशल रिलेशनशिप के अलग अलग फॉर्म्स क्या हैं, जैसे कोऑपरेशन है, कंपटीशन है, सबऑर्डिनेशन है, डिवीज़न ऑफ लेबर है, ये मतलब सहयोग, प्रतिस्पर्धा, प्रभुत्व, अधीनता, श्रम विभाजन, ये अलग अलग सामाजिक संबंधों के स्वरूप हैं। तो हमें इन्हीं का अध्ययन करना होगा, इसके अंतर वस्तु पर नहीं जाना होगा।
तो ये जॉर्ज सीमिल कह रहे हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से ये लोग इस स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी को लिमिट कर रहे हैं और इसको एक स्पेसिफिक साइंस का दर्जा दे रहे हैं, स्पेसिफिक सोशल साइंस का दर्जा दे रहे हैं। इसी तरह एल्फ्रेड वीरकॉन्ट हैं। इन लोग की किताबों को मैंने नहीं दिया इसलिए क्योंकि उन लोग की किताबों का बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन नहीं हो पाया और बहुत ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है। हमें ये समझना होगा कि हमें क्या पढ़ना है, बहुत ज़्यादा भी पढ़ लेने से प्रॉब्लम आ जाती है। तो एल्फ्रेड वीरकॉन का कहना है कि इन्होंने बताया कि सोशियोलॉजी इज ए स्पेशल ब्रांच ऑफ स्टडी विच डील्स विद द अल्टीमेट फॉर्म्स ऑफ मेंटल और साइकिक रिलेशनशिप। यहाँ ध्यान रखिएगा वीरकॉन का कि इन्होंने समाजशास्त्र में सिर्फ और सिर्फ मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन तक ही सीमित किया है। समाजशास्त्र को मेंटल रिलेशनशिप तक ही बताया है। मेंटल रिलेशनशिप में क्या आता है कि लव, हेट, कोऑपरेशन, यहीं तक हमारा इसी से ही सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। तो हमें इन्हीं स्वरूपों को पढ़ना होगा, ठीक है। सोशियोलॉजी में देख रहे हैं ना आप किस तरह से ये लोग लिमिट कर रहे हैं सोशियोलॉजी के स्कोप को। और इससे पहले जब हम लोग सिंथेटिक पढ़े तो उन्होंने कितना वाइड रेंज बताया, तो इसी से आपको समझ में आ जाएगा। तो एल्फ्रेड वीरकॉन जो हैं ये मेंटल और साइकिक रिलेशनशिप के ही स्टडी को सोशियोलॉजी में मानते हैं और लव, हेट्रेड, कोऑपरेशन और कंपटीशन जैसे चीज़ों को इसके विषय वस्तु में शामिल करते हैं समाजशास्त्र के। नेक्स्ट आता है लियोपोल्ड वॉन वीज। वॉन वीज का नाम भी बहुत ज़्यादा फेमस है इस स्कूल ऑफ थॉट में। तो ये अदर एडवोकेट हैं फॉर्मल स्कूल के वॉन वीज, और इनका कहना है कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज़ वेरी लिमिटेड। जो स्कोप है सोशियोलॉजी का बहुत लिमिटेड होना चाहिए एंड इट ओनली स्टडीज़ द फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड फॉर्म्स ऑफ सोशल प्रोसेस। मैं बार बार यही बता रही हूँ कि जो सोशल रिलेशनशिप है दो चीज़ों से बना हुआ है, एक फॉर्म से बना हुआ है, एक कंटेंट अंतर वस्तु से बना हुआ है। तो ये लोग सिर्फ सोशियोलॉजी को उसके फॉर्म्स तक ही वो सीमित कर रहे हैं और इस फॉर्म्स में कंपटीशन, कोऑपरेशन, अथॉरिटी, ये सारी चीज़ों को इन्होंने बताया है। एंड ही हैज़ आइडेंटिफाइड मोर देन 650 फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। और जब आप वॉन वीज को डिटेल में पढ़ेंगे तो इन्होंने 650 तरह के ह्यूमन रिलेशनशिप के फॉर्म्स को बताया है, वो उनके स्टडी में डिटेल जाएगा। अब एक बहुत बड़े सपोर्टर है मैक्स वेबर, ठीक है। मैक्स वेबर जो हैं वो सोशल एक्शन, सोशल बिहेवियर, इसको सोशियोलॉजी के मेन एम में शामिल करना चाहते हैं कि हम सोशल एक्शन का अध्ययन हमें समाजशास्त्र में करना पड़ेगा, सोशल बिहेवियर का अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे जो हमारे एक्शन है डे टू डे लाइफ में जो कि समाज पे अपना एक कुछ असर डालते हैं हमें उनकी स्टडी करनी पड़ेगी। मैक्स वेबर ऐसा कहते हैं। और मैक्स वेबर के बहुत सारे मैंने किताब दी हैं जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अपने आप में ये बहुत इम्पॉर्टेंट थिंकर्स में से एक है। तो द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, Economy and Society, Sociology of Religion, Ancient Judaism, Science as a Vocation, The Religion of China, Basic Concepts in Sociology, The Religion of India, The Methodology of the Social Sciences, The City, ये सारे मैक्स वेबर के अलग अलग किताब हैं। अब आते हैं हम टॉनीज की तरफ। टॉनीज भी इस स्कूल, फॉर्मलिस्टिक स्कूल के बहुत बड़े विचारक हैं और आपको पता है कि टॉनीज ने दो तरह के सोशल रिलेशनशिप की बात की और उसको दो हिस्सों में बांटा है, जैमनशाफ्ट एंड जैशल
सेफ्ट इनकी बुक भी इसी नाम से है, जेमिनशाफ्ट एंड जैसलशाफ्ट। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जेमिनशाफ्ट मतलब होता है सोसाइटी और जैसलशाफ्ट मतलब होता है कम्युनिटी। और इनका एम है, ये बताते हैं कि इनका मेन एम ऑफ सोशियोलॉजी क्या होना चाहिए कि टू स्टडी द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप दैट कम्स अंडर दीज टू कैटेगरीज। इनका कहना है कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में इन्हीं दो कैटेगरीज में जो जो चीज़ें आती हैं सोसाइटी में और कम्युनिटी में, उन्हीं को हमें पढ़ना होगा। तो आप ये भी देख लीजिए कि किस तरह से इन लोगों ने स्कोप को लिमिट किया है सोशियोलॉजी के। अब जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट है, जिसको भी हम लोग पढ़ के आगे बढ़े हैं, उसके क्रिटिसिज्म्स क्या होते हैं। पहला क्रिटिसिज्म है कि ये बहुत नैरो डाउन कर दिए। आपको भी पढ़ने से समझ में आ गया होगा कि इन्होंने सोशियोलॉजी के स्कोप को बहुत नैरो कर दिया है कि हमें सिर्फ यही चीज़ें पढ़नी है। इन्होंने सोशल रिलेशनशिप के चीज़ों में अंतर कर दिया, मतलब फॉर्म्स को अलग बता दिया और कंटेंट को अलग बता दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। कैसे हम कैसे ये संभव हो सकता है कि हम सोशल रिलेशनशिप के फॉर्म्स को पढ़ ले पर वो फॉर्म्स कैसे क्रिएट हो रहे हैं हम उसी को ना पढ़े, ये तो अधूरा हो गया। इनके क्रिटिसिज्म में फिचर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। फिचर ने भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया है और इन्होंने क्रिटिसिज्म क्या किया है कि द सपोर्टर ऑफ दिस स्कूल fail to understand the behavior nature of social life, so they are tried to establish differences between the content and external form of social phenomena similar to physical and non-living thing, कि जिस तरह से नॉन लिविंग थिंग में हम उसके स्वरूप और अंतर वस्तु में अंतर कर लेते हैं, तो इन लोगों ने नॉन लिविंग की तरह ही सोशल लाइफ को मान लिया, सामाजिक जीवन को मान लिया, जो कि अपने आप में संभव नहीं है। सामाजिक जीवन को हम एक नॉन लिविंग थिंग की तरह नहीं मान सकते और उसके फॉर्म्स और कंटेंट में डिफरेंस नहीं कर सकते। उसी तरह सोरोकिन है। सोरोकिन ने भी इस फॉर्मलिस्टिक स्कूल के क्रिटिसिज्म में बताया कि इस फॉर्म को हम पढ़ने और पढ़ाने की बात कर रहे हैं, वो ऑलरेडी ह्यूमैनिटीज़ के दूसरे ब्रांचेस में पढ़ाई जा रही है, जैसे पावर, स्ट्रगल, डोमिनेंस, ये सब हम लोग सोशल रिलेशनशिप के फॉर्म्स को बता रहे थे। ठीक है, ये फॉर्मलिस्टिक स्कूल वाले, उसे तो ऑलरेडी हम पॉलिटिकल साइंस में, लॉ साइंस में पढ़ते आ रहे हैं। तो देयर इज हार्डली एनी ब्रांच ऑफ साइंस दैट डज नॉट टेक एनी काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम अदर ब्रांचेस। तो उन्होंने कहा कि हर जो साइंस के विषय हैं वो एक दूसरे पे निर्भर ही हैं, एक दूसरे पे सहारा हमें लेना ही पड़ेगा, तभी हम क्लियर कर पाएंगे किसी भी सब्जेक्ट मैटर को। अलग क्रिटिसिज्म क्या किया सोरोकिन ने, अगला क्रिटिसिज्म उन्होंने कहा कि सोरोकिन बिलीव्स दैट ड्यू टू ग्रेटर एफर्ट्स बाय द फॉर्मलिस्टिक स्कूल टू लिमिट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशियोलॉजी, मेनी एस्पेक्ट ऑफ social life like growth, development, social system and social process will not be able to be added, which will greatly limit its scope। क्योंकि जो फॉर्मलिस्टिक स्कूल वाले ने लिमिट करने के चक्कर में बहुत सारे सोशल लाइफ के एस्पेक्ट को छोड़ दिया, जैसे विकास को, प्रगति को, सामाजिक व्यवस्था को, सामाजिक प्रक्रिया को, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको इन लोगों ने छोड़ दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ही लिमिटेड हो गया सोशियोलॉजी का स्कोप, जो कि आज सक्सेसफुल नहीं दिखाई देता है। और आप एक लास्ट है कि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऑल द सोशल लाइफ्स आर इंट्रिंसिकली रिलेटेड टू ईच अदर, सभी चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर हम एक चीज़ को छोड़ देंगे तो दूसरी चीज़ अपने आप ही छूट जाएगी। तो हमें एक पक्ष को समझने के लिए हर पक्ष को समझना ज़रूरी होगा। तो इस तरह से फॉर्मलिस्टिक स्कूल हमें थोड़ा सा फेल होते हुए दिखाई देता है। तो अगर हमें कंक्लूज़न लिखना होगा तो आप लिखेंगे कि दोनों ही स्कोप ने अपनी अपनी चीज़ों को, दोनों ही स्कूल ऑफ थॉट ने अपनी अपनी बातों को बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ बताया। पर अगर गहराई से देखा जाए तो आज के वर्ल्ड में जब हर चीज़ इंटर रिलेटेड होती जा रही है एक दूसरे से, तो सिंथेटिक स्कूल ज़्यादा मजबूती से दिखाई दे रहा है। और अब आज जब सोशियोलॉजी के बहुत सारे ब्रांचेस हो गए हैं,
तो सिंथेटिक स्कूल तो प्रबल दावेदारी अपनी रखता है। तो इस तरह से ये पूरा स्कूल ऑफ थॉट, दोनों स्कूल ऑफ थॉट आपने समझा। फिर आपने इस पे ध्यान से सुना, समझा, देखा कि दोनों स्कूल ऑफ थॉट क्या कहते हैं। सामने मैंने सोर्सेस भी दिए हुए हैं और कुछ आपको रीडिंग्स भी अवेलेबल कराई है कि आप इन किताबों को भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपने नॉलेज को और एनहांस करते हैं। वैसे मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं कई जगह से कंटेंट ले करके आपके चीज़ों को रेडी करूं। तो निश्चित ही मैं इन सारे सोर्सेस को फॉलो करती हूँ और एक बेटर कंटेंट देने की कोशिश करती हूँ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको जो थोड़े बहुत कन्फ्यूज़न रहे होंगे वो कन्फ्यूज़न मैंने दूर करने की कोशिश की होगी। तो अब अगले वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय, ध्यान रखिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप अपने हेल्थ को लेकर के बहुत कॉन्शियस रहिए। और जो कहा जाता था ना कि नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ पावर के साथ आज के समय में इम्यूनिटी इज़ पावर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर रख रहा है। तो अपने नॉलेज को एनहांस करने के साथ साथ आप अपने इम्यूनिटी को भी एनहांस करिए। इंटरनल इम्यूनिटी, एक्सटर्नल इम्यूनिटी एंड एक्सटर्नल इम्यूनिटी। तो फिर मिलते हैं। बाय बाय, ध्यान रखिएगा। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद।